हाय एवरीवन। हमारा बीआरएस चैप्टर चल रहा है और बीआरएस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर रेगुलर क्लास का आपको एक क्लास दी जिसके अंदर आपने सभी बीआरएस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। अब क्योंकि आपका बीआरएस का बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में हो चुका है तो हम इसको आप आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा स्पीड से समझने की कोशिश करते हैं आगे की ट्रीटमेंट। हमने देखा था कि बीआरएस में जो पासबुक है और जो कैश बुक है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं उसके तीन रीजन हो सकते हैं। ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ड्यू टू ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली एंड एरर। ये तीन टाइप के डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं कि भाई टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ सकता है कैश बुक और पासबुक में। ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड करी और आपने अपनी कैश बुक में आकर रिकॉर्ड नहीं करी, इससे भी डिफरेंस आ सकता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के अंदर। एंड वो ट्रांजैक्शन जो गलती हो गई, भाई आपने दो बार रिकॉर्ड कर दी, बैंक ने एक ही बार करी, या बैंक ने दो बार रिकॉर्ड कर दी, आपने एक ही बार करी। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, कि अगर हम हमारी जो डिफरेंसेस है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ये भाई, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, और एरर इन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ गलती हो गई वाइल रिकॉर्डिंग। तो हमें ये तीन चीजों की वजह से हमारे डिफरेंसेस आते हैं कैश बुक और पासबुक के अंदर। अच्छा, एक चीज और देखिए सर, हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं बीआरएस के अंदर। तो बीआरएस के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। सर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेवरेबल बैलेंस पर। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा एक पॉजिटिव बैलेंस है बैंक के अंदर, उसमें फेवरेबल बैलेंस का कैश बुक का पूछ सकता है कि आपको कैश बुक दे रखी है पासबुक की तरफ जाओ, और आपको पासबुक दे रखी है कैश बुक की तरफ जाओ। तो ये दो चीज आ सकती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई फेवरेबल है तो ओवरड्राफ्ट का पूछ सकता है आपसे। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में भी दो चीज आ सकती है कि आपको अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको पासबुक की तरफ जाना है, और अगर आपको पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको कहाँ जाते हैं बताओ, कैश बुक की तरफ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है दोस्तों कि पासबुक का बैलेंस गिवन होता है तो कैश बुक की तरफ जाते हैं, कैश बुक का गिवन होता है तो पासबुक की तरफ जाते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो नया आया है इधर, उसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। ये हम बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। पहला है फेवरेबल बैलेंसेस, आज हम फेवरेबल बैलेंस को समझते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट, एंड लास्ट में अमेंडेड कैश बुक को समझेंगे। तो तीन क्लास में ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे, हालांकि चार क्लास लग जाएगी। चैप्टर तो मैं एक ही क्लास में दोनों समझा दूं आज ही आज। फेवरेबल बैलेंस का भी आज ही बता दूं और ओवरड्राफ्ट का भी आज ही बता दूं, ऐसा भी कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। बट अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लो अगर हमारे बैंक में पहले से पैसा पड़ा हुआ है, पहले से हमारे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, और अगर पहले से हमारे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, और ऊपर से हमने और पैसा यूज कर लिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, तो ये चीज होती है। तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट में आपके पैसा पड़ा हुआ है, उस केस के अंदर कैसे आप रिकनसाइल करेंगे अपने स्टेटमेंट्स को। और अगर आपके पास पहले से पैसा नहीं पड़ा था, आपका नेगेटिव बैलेंस है बैंक के, मतलब बैंक ने बेसिकली बैंक ने आपको लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म बेसिस पर। बैंक एक फैसिलिटी देता है आपको कि हाँ, अगर आपके पास जीरो बैलेंस है तब भी आप हमारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक हद तक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जिसको हम बैंक हमें प्रोवाइड करता है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर आपने यूज कर रखा है, लेट सपोज कि आपके अकाउंट में ₹0 थे, आपने किसी को 10,000 पे करने हैं, तो बैंक आपको अलाउ कर देगा 10,000 पे कर, तो आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, फिर आप पे कर देना 10,000 बाद में। पर ब्याज लगाता है बैंक उस पर, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो उस केस के अंदर कैसे स्टेटमेंट को रिकनसाइल करेंगे, एंड देन लास्ट। तो कोशिश करते हैं पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे सारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलिए।
अब मैं एक लंबी सी लिस्ट बना रहा हूं। अब पूरा आज ही समझाता हूँ सारा का सारा आपको। ये हो गया फेवरेबल बैलेंस। ये हो गया अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें भी दो केस आते हैं। एक आता है कि आपको ना कैश बुक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो आप बताओ कहाँ जाते हो, पासबुक की तरफ। और एक आपके पास आता है पासबुक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो आप कहाँ जाते हो, कैश बुक की तरफ। सिमिलरली कैश बुक और सिमिलरली पासबुक ओवरड्राफ्ट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज होता है, बाकी सब ऐसे ही होता है पर्टिकुलर। बेसिकली समरी है पूरे चैप्टर की, कैसे आप ठीक करो। अब एक एक करके मैं क्या करता हूँ, ये आपको चार्ट बनाना है और एक एक करके पूरा 11 चैप्टर इसी चार्ट के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, एक एक करके अब मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूँ और उसको हम करेंगे, क्या करना है, प्लस करना चाहिए हमें, माइनस करना चाहिए। चेक इशू, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, या क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर या क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये मेन दो एंट्री है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइए मैं आपको पीछे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। करने का तरीका देख लीजिए, थोड़ा आपने पहले किसी और से पढ़ा हो तो करने का तरीका अलग है, मेरा करने का तरीका अलग है। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन को इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं जी कैश बुक और यहाँ लिखते हैं पासबुक। सबसे पहले आपके क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग बैलेंस क्या दे रखा है। अगर आपको स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक दे रखा है तो आपको इस बैलेंस को इससे मैच कराना है पासबुक वाले बैलेंस में। तो जो आपको स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा आता है उसी में हम ट्रांजेक्शन को प्लस माइनस करते हैं। 11 चैप्टर आपने पढ़ रखा है, बट ये तरीका देख लो जो मेरा नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा होता तो इतना आपको पता है कि स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा होता है उसी में छेड़खानी करते हैं, उसी में ऐड और लेस करते हैं, ये तो पता है। तो अगर मुझे कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है तो मुझे कहां पर जाना होगा, पासबुक की तरफ जाना होगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच कराना होगा और जो भी छेड़खानी होगी मैं यहाँ पर करूंगा। और अगर मुझे पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब मुझे पासबुक का दे रखा है तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना होगा और जो भी छेड़खानी होगी यहाँ करूंगा, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो समझिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है फेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब मेरे बैंक में पहले से पॉजिटिव बैलेंस है और मेरा कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है, ये स्टार्टिंग बैलेंस है सर। ये सब क्या दे रखा है, स्टार्टिंग बैलेंस। अगर कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है तो छेड़खानी यहाँ होगी, पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है तो छेड़खानी यहाँ होगी। अभी के लिए मैं ये करा रहा हूँ, फिर मैं ये कराऊंगा आपको। इधर देखिए, क्योंकि मेरा फेवरेबल बैलेंस है तो मेरे बैंक में कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं। मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ एक अमाउंट कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े थे। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े थे। ठीक है जी, ये मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है ऐसा। देखिए करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराता हूँ। अगर आप ये समझते हैं तो आपका कभी भी आरस गलत नहीं होगा। तो उसको समझिए एक बार। फेवरेबल बैलेंस का बताओ, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ये 1 लाख कहाँ से आया, पहले सुन लो। 1 लाख यहाँ से आया, कुछ भी ले लिया मैंने, लेट कर लिया। अब 1 लाख ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, उतना अमाउंट लेना जो ट्रांजेक्शन अमाउंट से बड़ा। लेट सपोज मैं 10,000 की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आपने कहा मेरे बैंक में 5,000 पड़े, तो ट्रांजेक्शन 10,000 की कैसे होगी भाई, है ना, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है तो इतना पैसा पड़ा है कि आप इतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन होगी उस बेसिस पर आप अमाउंट लेंगे। कैश बुक और पासबुक की बात करें तो 1-1 लाख रुपए आपको दे रखा है, लेट सपोज लेट करा हुआ है। ठीक है जी। अब पहला एंट्री क्या कहता है, कहता है भाई मैंने चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी मैं अमाउंट बताता हूँ। मैंने चेक इशू करा, चेक इशू करने का मतलब है मैंने किसी को चेक फाड़ कर दे दिया भैया।
अब जब जब चेक किसी को दूंगा तो वो चेक बैंक में जाकर जमा कराएगा और बैंक से पैसे निकालेगा। यही तो मतलब होता है चेक इशू का, कि मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, मैंने आपको चेक दिया, आप मेरे बैंक में गए और बैंक से पैसा निकाल लिया। भैया मैंने आपको चेक इसलिए दिया क्योंकि मुझे आपको पे करना है। तो चेक मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको पैसा देना था मुझे, मैंने आपको चेक दे जाओ मेरे बैंक में पैसा निकाल। अब मैंने आपको 10,000 रुपए का चेक दिया, लेट्स सपोज। अब जब 10,000 का चेक मैंने दिया तो मैंने आपको जैसे ही चेक दिया तो ये कैशबुक मेरे हैंड में होती है और ये पासबुक बैंक के पास होती है। तो जैसे मैं आपको 10,000 का चेक दूंगा तो आप पैसा निकाल लाओगे। तो मेरी एजम्पशन कुछ ये होती है कि जब भी मैं चेक किसी को दूंगा वो बैंक में जाएगा और पैसा निकाल लेगा, तो बैंक से कम हो जाएगा, तो मुझे भी अपना कम कर लेना चाहिए कैशबुक। तो मैंने जैसे ही चेक इशू करा 10,000 रुपए मैंने यहाँ से कम कर दिया। अब मेरी कैशबुक के अंदर क्या है, मुझे पता है मेरे पास मेरे बैंक में 90,000 पड़े। मेरी कैशबुक क्या बता रही है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं, 90,000 पड़े। पर आपको जब मैंने चेक दिया था आप बैंक गए ही नहीं पैसा निकालने। जब बैंक आप गए नहीं तो बैंक में पैसा निकला ही नहीं, और जब बैंक में पैसा निकला नहीं तो बैंक में तो 1 लाख है, और मेरे को लगा कि आपने पैसा निकाल लिया होगा। तो यही पर गलती होती है कि एजम्पशन के बेसिस पर हम काम करते हैं, तब गलती होती है। बैंक से जब पैसे कट जाते तब अगर आप काटते तभी सही होता। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पर बीआरएस में जो गलती होती है, इसका मतलब बीआरएस में जो गलती होती है वो एजम्पशन बेसिस पर होती है। भाई आप अज्यूम करते ही मत, मैंने अज्यूम करा ही नहीं होता इस बैंक में। जब आप पैसा निकाल लेते कट जाता पैसा तब यहां से करते ट्रांजेक्शन। मैंने क्या करा, मैंने करा जैसे ही मैंने आपको चेक दिया मेरे को लगा कि आप चेक इशू कर दिया है, आप चेक पाओगे बैंक में और बैंक से पैसा निकाल दोगे, इसलिए मैंने अपने 10,000 रुपए कम कर दिए और मेरा हो गया बैंक में 90,000 रुपए। और बैंक में कम नहीं हुए, बैंक का अमाउंट कम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप गए नहीं। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब है कि मैंने आपको चेक दिया था, आप बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए कैश निकालने के लिए। तो बैंक ने तो कम करा नहीं, क्योंकि बैंक तो तभी कम करेगा ना जब आप जाओगे। तो बैंक ने कोई ट्रीटमेंट नहीं करी, पर मेरे को लगा आप चले जाओगे तो इसलिए मैंने 90 कर दिया। अब मेरे कैशबुक के हिसाब से मेरा बैलेंस दिख रहा है 90,000 रुपए और आपका बैलेंस दिख रहा है 1 लाख रुपए। बैंक में दिख रहा है 1 लाख रुपए और यहाँ दिख रहा है 90। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, इसमें 10,000 रुपए ऐड करना होगा। तो अगर आप कैशबुक से पासबुक की तरफ जाओगे, सुनना ध्यान से, कैशबुक से पासबुक की तरफ जाते हो, कैशबुक से पासबुक मतलब कैशबुक का बैलेंस मैच कराना है पासबुक से, तो आपको 90 को 1 लाख बनाना है, तो इसलिए 10,000 रुपए आपको ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे ये वाला पॉइंट। और समझिए अगर आपको ये 1 लाख से 90,000 पे आना है, 1 लाख से 90,000 पे आना है, तो 1 लाख में 10,000 माइनस करना होगा। तो अगर आपका पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस है तो इसको ये बनाने के लिए यहाँ 10,000 माइनस और यहाँ 10,000 ऐड। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को यहाँ माइनस करना होगा, सिंपल सी चीज। ठीक है दोस्त, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियरली अनक्रेडिटेड बाय बैंक। वापसी आ जाते हैं फिर से सेम ट्रीटमेंट में। मैंने 20,000 रुपए का चेक मुझे मिला था और मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में जाकर। मुझे चेक मिला किसी से, मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा, अब बैंक वाला कहा मैं ये चेक लेकर मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा दे। तो मेरे पे एक चेक था, मैंने वो डिपॉजिट करा। जिस दिन मैंने बैंक में डिपॉजिट करा मैं घर आया और मैंने अपनी कैशबुक को बढ़ा दिया कि मैंने कहा भाई 20,000 का चेक था, मैंने बैंक में जमा करके आया हूँ, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा मेरा। अब मेरे बैंक में 1,20,000 हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने चेक दिया ना अपने बैंक में 20,000। तो जैसे ही मैंने बैंक में 20,000 जमा करा के आया चेक, तो मैंने घर आकर अपना पैसा बढ़ा दिया। मेरे को लगा अब मेरे बैंक में कितने हो जाएंगे, 1,20,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख पहले से बड़े थे। 20,000 का चेक भी डिपॉजिट करा गया हूँ। पर जो चेक मैंने डिपॉजिट कराया था वो बैंक ने क्लियर नहीं करा, वो बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं करा, किसी रीजन की वजह से। कोई रीजन होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ना हमें चाहिए भी रीजन, पर ये लिखा हुआ है कि बैंक ने भाई क्लियर नहीं करा जो आपने चेक दिया था। अब जो चेक दिया था वो क्लियर नहीं हुआ तो पैसा नहीं बढ़ा होगा। अब आपके बैंक अकाउंट में 1 ही लाख है, अब आपको लगा भाई जो मैंने चेक जमा कराया था उससे मेरा पैसा बढ़ गया होगा, मेरा बैंक क्लियर करेगा मेरा पैसा बढ़ जाएगा, पर बैंक ने तो क्लियर करा ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर आपकी और बैंक की जो ट्रांजैक्शन जो बैलेंस है वो डिफरेंस कर गया, क्योंकि आपने तो ऐड कर दिया पर बैंक ने ऐड नहीं करा। तो ऐसे में अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो क्या करना होगा बताओ, इस वाले बैलेंस को इसको 20,000 यहां पर माइनस कर रहा होगा और यहां से यहां पहुंचना है तो क्या करना होगा, इधर 20,000 जोड़ना होगा। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा बैलेंस गिवन है। कैशबुक गिवन है तो आपको वो 20,000 माइनस करना होगा जो 20,000 आपने जोड़ा था, और आपका पासबुक बैलेंस है तो वहां पर 20,000 जोड़ना होगा वहां पहुंचने के लिए। तो इस ट्रांजेक्शन में यहां माइनस और यहां पर प्लस हो। ठीक है जी, अगली चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। सेम ट्रीटमेंट होगी, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, सेम ट्रीटमेंट। सर कैसे होगी सेम? सारी कहानी वही आ गई, मैंने जाके बैंक में चेक डिपॉजिट करा, जिसने मुझे चेक दिया था उसके बैंक में पैसा पड़ा ही नहीं था,
अब मुझे तो ये बात नहीं पता ना, लेट्स सपोज कि आपने मुझे 20,000 का चेक दिया, ठीक है दोस्त, तो आपने मुझे 20,000 का चेक दिया, तो आपके बैंक में 20,000 होने भी तो चाहिए ना, तभी तो मुझे पेमेंट करोगे चेक से। ठीक है जी, आपके बैंक में 20,000 नहीं थे, मुझे नहीं पता, आपने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में गया और 20,000 का चेक जमा करा दिया, मैंने बैंक वाले से कहा मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं घर आया और मैंने अपने 1 लाख से 1,20,000 कर दिया, क्योंकि 20,000 का चेक मेरा डिपॉजिट करके आया हूं, पर वो डिसऑनर्ड हो गया। अब जो क्लियर नहीं हुआ और डिसऑनर्ड हुआ, बात एक ही है, क्लियर में और रीजन भी हो सकते हैं कि चेक में कोई गलती है, एरर है, इस वजह से क्लियर नहीं करा। डिसऑनर्ड का मतलब है कि सामने वाले अकाउंट में पैसा ही नहीं है, वो कैसे ट्रांसफर होगा इस अकाउंट में, ये मतलब है डिसऑनर्ड का। बाउंस हो जाना चेक जिसे कहते हैं, कि भाई जिस मैं किसी को चेक से पेमेंट कर रहा हूं और मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मेरे अकाउंट में जीरो और मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ 1 लाख की, तो कैसे चले जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बाउंस डिसऑनर्ड कहा जाता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में डिसऑनर्ड और बैंकिंग लैंग्वेज में बाउंस कहा जाता है। वैसे डिसऑनर्ड कहते हैं, पर लोग इसको जनरली बाउंस कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया, पर बेसिकली इसको चेक डिसऑनर्ड कहा जाता है। अब भाई मैंने चेक डिपॉजिट करके आया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि सामने वाले अकाउंट में पैसा ही नहीं है, पर मुझे लगा भाई मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, अगर कोई मुझे चेक दे रहा तो क्या उन्हें पैसा पड़ा होगा ना। मैं डिपॉजिट कर गया, मैं घर आया, मैंने 1 लाख से 1,20,000 कर दिए। अब वो क्लियर ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिसऑनर्ड, सामने वाले अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो बैंक तो क्लियर नहीं करेगा, बैंक ने तो बढ़ाएगा नहीं। तो सेम ट्रीटमेंट है कि मैंने बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया। अब मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे 20,000 माइनस करना होगा, कैशबुक से पासबुक की तरफ जाने के लिए, और पासबुक से कैशबुक की तरफ आने के लिए 20,000 जोड़ना पड़ेगा। बात है कि ये दोनों ट्रीटमेंट एक ही है, एक में बोला क्लियर नहीं हुआ, एक में बोला डिसऑनर्ड हो गया। पर क्लियर ना होने का रीजन भी डिसऑनर्ड हो सकता है, तो ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही। फोर्थ है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, मेरे बैंक में 1 लाख पड़ा था और बैंक ने हमें इस 1 लाख पे इंटरेस्ट दे दिया। लेट सपोज 1 लाख में इंटरेस्ट दिया 7,000 रुपए का। अब बैंक जब मुझे इंटरेस्ट देगा तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट में बढ़ा दिया होगा डायरेक्ट, मेरे बैंक में 1 लाख पड़े हुए और बैंक ने मुझे उस 1 लाख पे 7,000 रुपए ब्याज दे दिया। कैसे देगा बैंक ब्याज, सीधा मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा। तो बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया 7,000 से, पर मुझे उस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि बैंक ने रिकॉर्ड करा, मैंने नहीं करा। वो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया पर हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो बैंक ने जो हमें इंटरेस्ट दिया वो बैंक ने रिकॉर्ड करके हमारा बैलेंस को 1,07,000 कर दिया, पर हमें उस बारे में पता नहीं था, तो हमारे अकाउंट में 1 लाख दिख रहा है हमारे हिसाब से, जबकि एक्चुअली में हमारे बैंक में 1,07,000 हो गए, तो बैंक ने हमें ब्याज भी दे दिया था। अब क्या करना है आपको, यहां से यहां पहुंचने के लिए 7,000 यहां पर जोड़ना है और यहां से यहां आने के लिए 7,000 यहां पर माइनस करने हैं, यही तो करना है। जब आप ऐसा करोगे ना, ये तरीका अपनाओगे ना, और ये तरीका ना अपनाओगे, इस तरीके को ना अपनाओ और ये तरीका अपनाइए, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि मुझे 1 लाख से एक साथ में पहुंचने के लिए क्या करना होगा। साथ में कुछ अलर्ट कर लेना अमाउंट, फिर ट्रीटमेंट का देख लेना कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बैंक ने मुझे पैसे दे दिया, बैंक ने पैसे दिया तो एक साथ हो गया और मेरे हिसाब से एक ही है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए प्लस और यहां से यहां पहुंचने के लिए माइनस करना होगा। तो क्या होगा स्टेटमेंट का, यहां से कैश बुक से पासबुक में प्लस करना होगा और पासबुक से कैश बुक में आने के लिए माइनस करना होगा। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, ऐसी बैंक ने हमारे को चार्जेस काट लिए, एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, कुछ भी हो सकते हैं। तो बैंक ने जब चार्जेस काटे, तो लेट सपोज कि 5,000 के चार्जेस बैंक ने काट लिए। जैसे ही 5,000 के चार्जेस काटे तो बैंक ने मेरा पैसा कम कर दिया, मेरे अकाउंट में तो पहले थे पैसे, तो उसी में से पैसा काट लिया। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बैंक, अगर मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो बैंक चार्जेस कैसे काटेगा, बैंक सबर रखेगा, पेशेंस रखेगा, जिस दिन डालोगे उसी दिन काट लेगा। ठीक है जी, तो जिस दिन डालोगे आप पैसा उसी दिन डिडक्ट कर लेगा। आप देख लीजिएगा कोई भी चार्जेस होंगे, आपने आपका जीरो बैलेंस है, कभी ना कभी तो आएंगे अकाउंट में, गलती से आ जाए एक बार, जिस दिन आएंगे उसी में धड़ाम से कटेंगे पैसे। तो बैंक वेट करता है। ठीक है जी, अब नहीं है पैसा तो कैसे काटेगा। अभी पैसा बढ़ा था 5,000 रुपए, बैंक चार्जेस काट लिए, मुझे नहीं पता चला, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, मैंने नहीं करा। मेरे अकाउंट में मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए है, पर बैंक ने तो चार्जेस काट के 95 कर दिए। यहां से यहां पहुंचने के लिए 5,000 माइनस और यहां से यहां पहुंचने के लिए 5,000 ऐड। तो कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए माइनस और यहां से यहां ऐड। तो हमारा दोस्त बड़ा सिंपल है, अगर आप इस तरीके से करते हो जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। हालांकि पेड स्टूडेंट जो है मेरे, उनको तो मैंने बताया था। अब बैंक चार्जेस जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट का हो सकता है, अगर आपने कोई लोन लिया तो उसका चार्ज काट लेगी, एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज, कमीशन चार्जेस, कोई भी चार्जेस हो सकता है सर। ठीक है ना, जहां पर बैंक पैसा डिडक्ट कर रही है। अगला आता है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक, डायरेक्टली
डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अब क्या हुआ कि एक कस्टमर था मेरा, उसने मुझे पैसा देना था, ध्यान सुनिएगा, एक कस्टमर था, उसने मुझे पैसा देना था, और उसने मुझे पैसा देना, लेट सपोज 15,000 रुपए उसने मुझे देने थे, उसने मेरे को नहीं बताया, और डायरेक्टली मेरे बैंक में गया और मेरे बैंक में जाकर जमा कर दिया, मुझे नहीं बताया, और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसने कस्टमर ने मेरे बैंक में पैसा जमा कर। अब मेरे बैंक में पैसा आ गया, 15,000 उसने जमा कर दिया, तो मेरे बैंक ने बढ़िया और 1,15,000 हो गया। बात समझ में आ रही है? एक कस्टमर है जो डायरेक्टली मेरे बैंक में जाकर डिपॉजिट कराता है मुझे बिना बताए, क्योंकि उसने मुझे पैसा देना था, तो वो डायरेक्टली बैंक में गया डिपॉजिट कराया। ठीक है जी, ये बात थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। बैंक जब वो पैसा डिपॉजिट कराएगा तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है, बैंक तो बढ़ाएगा, क्योंकि डिपॉजिट करा कोई बंदा जाकर मेरे अकाउंट में। तो 1,15,000 हो गए, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1 ही लाख है। क्यों? क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा करा दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बैंक तो बढ़ जाता है पर कैशबुक नहीं बढ़ती। अब कैशबुक से पासबुक की तरफ जाने में आपको पता है कि 1 लाख से 1,15 बनाने में 15,000 यहाँ जोड़ने होंगे, और यहां से यहां आने के लिए 15,000 माइनस करने होंगे। बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल है। इस प्रोसीजर को अपनाइए दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, इधर दिखता है। तो कैशबुक से पासबुक में तरफ जाने के लिए ऐड, और यहाँ पर पासबुक से कैशबुक में आने के लिए माइनस करना होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या हुआ भाई, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, और वहां पर मुझे शेयर पे इन्वेस्ट करूंगा तो डिविडेंड मिलेगा, और डिबेंचर पे इन्वेस्ट करूंगा, बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करूंगा तो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यही तो होता है। तो अगर मैंने शेयर पे इन्वेस्ट करा तो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी, और अगर मैंने कहीं पर क्या इन्वेस्ट करा है, डिबेंचर खरीदा है, तो कंपनी मुझे क्या देगी, उस पर बदले में इंटरेस्ट। तो डिबेंचर और इंटरेस्ट का यही कहानी होती है। अब सुनिएगा ध्यान से, भाई कंपनी का मेरे पे मैंने इंटरेस्ट भी आया और डिविडेंड भी आया, मैंने उसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर दोनों खरीदे, तो इंटरेस्ट और डिबेंचर मिला के लगभग लगभग 20,000 रुपए आ गए। वो कंपनी ने, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करा था, उसने मेरे डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अरे पता क्यों नहीं चल रहा, ये पुराने जमाने में है, इसलिए आज के टाइम में मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो मेरे पे मैसेज आ जाएगा ना, तो मैं घर जाकर अपना ठीक कर लूंगा कैशबुक। पर उस टाइम में मैसेज नहीं आना था, पुराने जमाने का है ना चैप्टर। आज के टाइम पे रिकंसिलेशन आता है काम, पर ऐसी सिली मिस्टेक में काम नहीं आता। आपके अकाउंट में किसी ने पैसा भेज दिया और आपको पता ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, मैसेज आ जाएगा। तो ऐसी सिली ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता। हाँ, कोई जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि भैया आपके अकाउंट में पैसा कट गया और आपको नहीं पता चला, ऐसा होता है ना कई बार कि बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है, 10 रुपए काट लिए, 20 रुपए काट लिए, किसी भी चीज के, आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। तो तब डिफरेंस आता है। तो सिली ट्रांजेक्शन के लिए आज के टाइम पे रिकंसिलेशन काम की नहीं है, बट एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन के लिए होती है कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है ये कैशबुक और पासबुक में, उसलिए रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन, ये चैप्टर में जो भी ट्रांजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडर्न नहीं है, पुरानी है। आज के टाइम पे कुछ ट्रांजेक्शन कट जाएगी इसमें से जो सिली है, बेकार है, बट क्या करें, अब हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। वही केस है कि भाई कंपनी ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डाल दिए इंटरेस्ट का खर्चा और इंटरेस्ट का पेमेंट और डिविडेंड का पेमेंट, क्योंकि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा था, मेरे अकाउंट में डाल दिया, मुझे नहीं पता चला। यहाँ 1 लाख हो गया, यहाँ 1,20,000 हो गया जी। अब यहाँ से जाने के लिए ऐड और यहाँ से आने के लिए माइनस, भाई 1,20 से 1 लाख बनाने के 20 माइनस करने होंगे, यहाँ से वहां पहुंचने के लिए 20 ऐड करने होंगे। तो यही कहानी है बस, ये डिपॉजिट बाय बैंक, यहाँ ऐड और यहाँ माइनस। आ रहा समझ में? डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब क्या होता है, कस्टमर ना एक बैंक को स्टैंडिंग चार्जेस देता है, एज स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है, हमने बैंक के पास गया और बैंक से बोला, बैंक भैया मेरा एलआईसी है और मेरा एलआईसी का प्रीमियम जाता है, मैं भूल जाता हूँ एलआईसी का प्रीमियम देना, तो जब भी मेरा एलआईसी का प्रीमियम ड्यू होता है, आप मेरे अकाउंट से डायरेक्टली काट के जमा करा देना, मुझे बिना बताए। इस कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस, की हमने बैंक को स्टैंडिंग चार्जेस दिया कि भैया ये मेरे पैसे हर महीने एलआईसी का प्रीमियम जाता है, जमा करा देना, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, अब जमा करा देना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको जब भी ड्यू डेट आई। तो एलआईसी का प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम,
तो हमने बैंक को क्या दे दिया, स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया कि भैया मेरा LIC का प्रीमियम है या जो भी प्रीमियम है उसको मेरा डायरेक्टली जाकर जमा करा देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ प्रीमियम भरना, तो मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, आप डायरेक्टली काट कर जमा करा देना। अब मेरा LIC का प्रीमियम जाना था लेट्स सपोज 5,000 रुपए, तो बैंक वाले ने पैसा काट दिया क्योंकि प्रीमियम जाना था, क्योंकि मैंने स्टैंडिंग चार्जेस दिया था बैंक को। अब मेरे बैंक में 95 हो गया और मुझे पता नहीं चला कि कब मेरे बैंक ने पैसा काटा। तो जब भी बैंक हमारे ब्याह पर किसी कस्टमर को पे कर देता है, क्योंकि हमने कहा होता है उसको कि भाई पे कर देना, या मेरा ये चार्जेस पे कर देना, मेरा बिजली का बिल आएगा तो पे कर देना, वाटर बिल आएगा तो पे कर देना, जरूरत नहीं है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, स्टैंडिंग चार्जेस दे रहा हूँ कि मेरा ये कर देना काम, मैंने अलाउ कर रखा है, तो बैंक कर देगा, बैंक आपके अकाउंट से पैसा काटेगा और जमा कर देगा भैया। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होगा, 5,000 माइनस करने होंगे, है ना, और यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ऐड करने होंगे 5,000। तो कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए माइनस, और पासबुक से कैश बुक में आने के लिए ऐड, ये माइनस ये ऐड, ये है स्टेटमेंट। तो ये ऊपर की 3 ट्रांजेक्शन थी, ये वाली ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। फिर यहां से यहां तक की ट्रांजेक्शन है ये वाली कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। अब तीसरी ट्रांजेक्शन एरर। देखिए एरर ना बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको 2 एरर बता देता हूँ बस। एरर में बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको 2 एरर बता देता हूँ, क्योंकि हो सकते हैं बहुत सारे, जितनी मर्जी गलतियां हो जाए, तो गलतियों को तो आप उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन ट्वाइस, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक लिख दिया। कल कोई पासबुक भी हो सकता है कि आपने गलती से 2 बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, तो भैया ये ट्रांजेक्शन बहुत हो सकती है, ठीक है ना, एरर तो कहीं पर भी हो सकता है ना सर। अब आपने क्या करा, आपने क्या करा भाई, आपने ना किसी को पेमेंट करी, आपने पेमेंट करी किसी को 15,000 रुपए। अब 15,000 की पेमेंट करी, तो गलती से आपने क्या करा, आपने यहाँ पर 30,000 माइनस कर दिया, आपने 2 बार पेमेंट का दिखा दिया, जबकि एक ही बार पेमेंट हुई है। तो जब एक बार बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक तो एक ही बार माइनस करेगा दोस्त, बात समझ में आ रही है। गलती आपकी है, आपने गलती से उसको ट्वाइस कर दिया, पेमेंट गई थी 15,000, आपने 30,000 माइनस कर दिया अपनी कैश बुक से, जबकि पेमेंट तो 15 की करी है, तो बैंक तो बिल्कुल ठीक करेगा, 15 की ही करेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि आपने अगर ट्वाइस बार रिकॉर्ड कर दिया सेम ट्रांजेक्शन, तो अब आपका बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा बैंक से। आपके बैंक में पड़ेंगे पैसे, आपके बैंक में 85,000 पड़े हुए और आपके यहाँ पर दिख रहा है 70, क्योंकि आपने 2 बार ट्रांजेक्शन कर दी सेम। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आपको दिख रहा है ऐड करना होगा, 70 से 85 बनाने के लिए 15 ऐड करने होंगे, जो आपने एक्स्ट्रा जो माइनस कर दिए थे, और यहां से यहां करने के लिए यहाँ भी 15 माइनस करने होंगे। हमारा यहां से कैश बुक से पासबुक की तरफ जाने के लिए 15,000 ऐड, और पासबुक से कैश बुक की तरफ आने के लिए 15,000 माइनस। तो इसको आपको ऐड करना है और इसको आपको माइनस करना है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब ये चेंज भी हो सकता है, क्या है चेंज हो सकता है सर, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, परफेक्ट वो नहीं है। लेट्स सपोज कि मुझे ना 30,000 रुपए आने थे, मुझे कितने आने थे, 30,000 आने थे किसी से, तो बैंक ने कहा भाई 30,000 आने थे, तुम्हारे 30,000 आ गए, अब तुम्हारे अकाउंट में 31 पड़े, तो आपने इसको ट्वाइस कर दिया, आपने गलती से 60 दिखा दिया। अब आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। गलती कहाँ हुई, कैश बुक में हुई, ये कह रहा है गलती कहां पर हुई है, कैश बुक में हुई है, कि जो आपने क्या करा 30 दिखा रहे थे, 30 आए थे आपके अकाउंट में, आपने गलती से 60 दिखा दिया। अब क्या करोगे, अब आपने क्या करा, जो यहां से यहां पहुंचोगे तो क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा 30,000, और यहां से यहां करोगे तो क्या करना होगा, ऐड करना। तो कैश बुक से पासबुक की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस, और पासबुक से कैश बुक की तरफ आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ जाती है। दोनों चीजें क्यों आ जाती है, क्योंकि सर आपको देखना होगा कि आपने जो ट्वाइस करा वो कम करा है बैलेंस को, ये बढ़ाया है। मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था जिसके अंदर मैंने गलत कर दिया था ट्रांजैक्शन, वो ट्वाइस से अपने बैलेंस को घटाया था, इसलिए बढ़ा रहा हूं, और यहां पर मैंने बढ़ा दिया ट्वाइस से, इसलिए घटा रहा हूं। तो फर्क है ना सर, तो ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन डिफर करेगा। अब अगर यही चीज मैं ये कहता कि आपकी जो गलती हुई है, रिकॉर्डेड हुई है ट्रांजेक्शन को 2 बार, वो पासबुक में हो गई, मैं समझा रहा हूं, आपको पासबुक में गलती हो गई। लेट सपोज कि आपने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए निकाले, तो आपने 10 ही माइनस करे, पासबुक में गलती से 20,000 माइनस हो गए, मतलब इस बार गलती बैंक से हो गई, उन्होंने 2 बार डिडक्ट कर दिए तो 10,000 रुपए। अब भाई मैंने तो एक ही बार निकाला था पैसा ना, आपने 2 बार डिडक्ट कर दिए, तो यहाँ हो गया 90 होना चाहिए मेरे हिसाब से, वहां उसने 80 कर दिए। अब आपको यहां से यहाँ पहुंचना है तो आपको यहाँ 10,000 माइनस करने होंगे, और अगर आपको यहाँ से आना है तो 10,000 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये हो गई पासबुक में मिस्टेक, ये होगी किसमें, पासबुक में मिस्टेक हो गई।
दोस्तों। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि ट्वाइस कहां पर हुआ है, जहां पर ट्वाइस हुआ है उस तरीके से आपको ये निकालना होगा और फिर चेक करना होगा कि आपके पास कौन सा बैलेंस दे रखा है। कैशबुक से पासबुक को जाना है तो माइनस, और पासबुक से कैशबुक में आना है तो ऐड। ये वाला जो प्लस और माइनस है ये डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग बैलेंस क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस डिपेंड करता है स्टार्टिंग बैलेंस क्या है। पहले आपको यहां तक निकालना होगा, ये निकालना बहुत जरूरी है, ये वाले अमाउंट लेट करके ये ट्रांजेक्शन करने के बाद ये वाला अमाउंट निकालना, फिर उसके बाद देखना है। एरर रिकॉर्डिंग बाय रॉन्ग अमाउंट। अब देखिए यहां पर भी कई प्रकार के एरर हो सकते हैं। एरर रिकॉर्डिंग बाय रॉन्ग अमाउंट, अब देखिए क्या हुआ। बेसिकली मैंने किसी को पेमेंट करी या मेरे से पेमेंट रिसीव्ड हुई, दो ही चीज हो सकती है, या तो आप पे करोगे या आप रिसीव करोगे, तो यहाँ पर भी दो इंपैक्ट है। अब आपने पेमेंट किसी को करी तो आपने 10,000 रुपए की पेमेंट करी, ठीक है सर, आपने कितने की पेमेंट करी, 10,000 रुपए की, पर गलती से बैंक में, सॉरी, आपने कितने की पेमेंट करी, 10,000 रुपए की पेमेंट करी, तो बैंक ने तो 10,000 माइनस कर दिए, पर गलती से आपने एक जीरो कम कर दी तो आपने 1,000 माइनस कर दिया। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ रॉन्ग अमाउंट। पेमेंट करी थी 10,000 रुपए की, बैंक तो 10,000 माइनस करेगा क्योंकि इसके अकाउंट से 10 गए, तो बैंक ने तो 90 कर दिए, पर आपने क्या करा, 10 की जगह 1,000 माइनस कर दिया, जबकि पेमेंट 10 की करी थी, एक की नहीं, तो आपके हिसाब से 99 दिख गया। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 9,000 यहां से माइनस कर रहे होंगे, और है ना, और यहां से यहां पहुंचने के लिए जोड़ने होंगे। तो एक तो ये इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा इंपैक्ट ये आ सकता है कैशबुक पासबुक। अब आपने पेमेंट नहीं करी, अब आपको पेमेंट मिली है, लेट सपोज 20,000 की पेमेंट मिली है आपको, तो पेमेंट जब आएगी तो 1,20,000 हो जाएगा, पर आपने गलती से उसको 2,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो आपके हिसाब से 1,02,000 हो गया। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको 18,000 इधर जोड़ना होगा और यहां से आने के लिए 18,000 माइनस करने होंगे। बात समझ में आ रही है सर? यहां तक निकाल लो, उसके बाद तो आपको दिख रहा है ना आंखों में कि यार मुझे 1,02,000 से 1,20,000 बनाने के लिए 18 जोड़ूंगा इधर, तभी तो 1,20,000 बनेगा इधर, और 1,20,000 से 1,2 पे आने के लिए यहाँ 18 माइनस करने होंगे। तो अगर आप ये वाले पोर्शन पे आ जाते हो तो उसके बाद आपका ये ट्रीटमेंट करना डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग बैलेंस होगा। लो सर, तो यहां पर क्या होगा, इस वाले पोर्शन में देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए माइनस, और इस वाले पोर्शन में यहां से यहां पहुंचने के लिए ऐड। तो सर यहां पर ऐड और लेस दोनों हो सकते हैं, यहां पर लेस और ऐड दोनों हो सकते हैं। अगर इधर ऐड होगा तो इधर लेस होगा, अगर पहले माइनस करा कैश दूंगा तो वहां पर ऐड होगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, उन पर डिपेंड करता है ये, और ये आपको खुद से देखना होगा सर, ये आपको खुद से देखना होगा। तो इस तरीके से ये सारी ट्रांजेक्शन्स है जो बार बार रिपीट होती है दोस्तों और आती है। अब कुछ और भी ट्रांजेक्शन होती है, कुछ और भी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि मैंने एक बताता हूं आपको, अच्छी ट्रांजेक्शन है जो पूछ लेता है कई बार, ऐसी एक्सप्लेन कर देता हूं, लिख लेना आप। हालांकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, आप क्या क्या लिखोगे, है ना, पर आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा इन चीजों का, कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है उसको समझना पड़ेगा आपको कि भाई कैसे मैं इसको रिकॉर्ड करूं। अब सुनने, एक ट्रांजेक्शन और होती, मेरे पास एक बीआर था, है ना, मेरे पास एक बीआर था, और बीआर आते आते वो हिल जाता है इंसान कि यार ये कौन से ट्रांजेक्शन आ गया। बड़ा सिंपल सा है भाई, मेरी बात सुनना। मेरे पास एक बीआर है, मैं बैंक में गया अपने और बीआर को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है, बीआर बैंक में जमा करा के पैसे ले लेते, यही मतलब हुआ। अब मैंने पैसे ले लिया, मैंने पैसे ले लिया, मेरे बैंक अकाउंट में बढ़ गया, तो 10,000 का बीआर था, 10,000 लिए मेरे, और मेरा अकाउंट बैंक से बढ़ गया 10,000, 10,000 अभी डिस्काउंटिंग चार्जेस भूल जाओ, तो मेरा पैसा आ गया भाई, मैंने बीआर डिस्काउंट करा लिया। अब जब उस बीआर की ड्यू डेट आने वाली थी तो वो डिसऑर्डर हो गया। अब डिसऑर्डर हो गया तो बैंक से मैंने पैसा लिया था ना, और देना था ड्रॉई को, तो मैंने बैंक से पैसा लेना था, ले लिया, सॉरी लिया, लेना नहीं था, ले लिया था, डिस्काउंट करा के मैंने बैंक से पैसा लिया था 10,000 रुपए। बैंक ने क्या करा, मेरा अकाउंट तो नहीं पास था, डायरेक्ट डिडक्ट कर लिया। कह रहा भाई जो तुमने बीआर देता है वो डिसऑर्डर हो गया, हम तो अपना पैसा लेंगे, हम तो आपसे लेंगे, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। तो जब मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था, जो मैंने बीआर बैंक से डिस्काउंट कराया था, जिससे डिस्काउंट कराने मेरे पे 10,000 आए थे, वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने 10,000 वापसी काट ली और आपको नहीं पता चला। ये होती है ट्रांजेक्शन। तो क्या करोगे आप, बैंक ने आपका पैसा डिडक्ट कर लिया ना पासबुक से, पासबुक से डिडक्ट करने पे अकाउंट में पैसा कम हो गया होगा, और आपने पैसा नहीं कम करा क्योंकि आपको पता नहीं चला कि वो डिसऑनर्ड हुआ, और बैंक ने वापस डिडक्ट भी कर लिया अपने पैसे, तो आप भी अपने कैशबुक को कम कर दो। तो आपके मान लो आपके कैशबुक में पड़ा 1,00,000 रुपए और बैंक में पड़ा 1,00,000 रुपए,
जो आपने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से वो डिस्काउंट हो चुका है, तो बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि आपको दिया था पैसा आपसे मांगेगा। आप आके उस पर केस करो ड्रॉई पे, नोटिंग चार्जेस वगैरह देकर। तो बैंक ने 10,000 आपके अकाउंट से काट लिया, तो आपके पासबुक में हो गए 90 और आपके कैश बुक में 1 लाख दिख रहा है। अब 1 लाख से 90 बनाने के लिए कैश बुक में 10,000 माइनस करना होगा, और 90 से 1 लाख बनाने के लिए कैश बुक पासबुक में ऐड करना होगा। तो ये ट्रांजेक्शन होती है, आपको समझनी पड़ेगी, और जो मैंने प्रोसीजर बताया उस तरीके से करिएगा, ठीक है ना। वो लाइन खींच के कैश बुक पासबुक लिखना, पहले एक लेट करना अमाउंट, और जो ट्रांजेक्शन उसका इंपैक्ट दिखाने के बाद अमाउंट दिखा देना। अब देखना किसको बराबर करना है, इसको इसको करना है, फिर ऐड और लेस हो जाए। तो ये होती है सर हमारी समरी पूरी इन सभी ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन और भी बहुत सारी है, वो आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये चीजें आपको रिवाइज हो गई, तो आपको चेक करना कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन का इंप्लीमेंट करने के बाद फिर देखना आपको क्या होगा क्या नहीं। इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, जब आपके अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा होता है, ठीक है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में अब आपको नजरिया चेंज करना होगा। क्या करना होगा? नजरिया चेंज करना होगा। सर कैसे चेंज करेंगे नजरिया? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके बैंक में पहले से नेगेटिव बैलेंस। कैसा बैलेंस है? नेगेटिव। लेट सपोज कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए का नेगेटिव बैलेंस है। एक ऐसा बैलेंस है दोस्तों, लिख भी रहा हूं, नेगेटिव है, मतलब मुझे बैंक को 1 लाख रुपए देने हैं, देने हैं। अब आपका दिमाग चेंज होना चाहिए, आपका सोचने का नजरिया चेंज होना चाहिए। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, अब ये सोचना है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, जबकि मुझे बैंक में और देना है। मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखा है शॉर्ट टर्म बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस पड़ा है। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास पैसा आएगा, ये मेरी लायबिलिटी है जो मुझे बैंक को पे करनी है। अगर कोई पर्सन मुझे डिपॉजिट करेगा पैसा, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? तो कम हो जाएगी ना। तो अगर कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि अब मेरा सोचने का नजरिया चेंज हो गया। अगर ये 1 लाख रुपए, सुनना ध्यान से, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, मेरा मेरा खुद का पैसा पड़ा है 1 लाख रुपए पॉजिटिव है। अगर कस्टमर मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा देगा, तो 1 लाख से 1,20,000 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, जितना भी डिपॉजिट कराया, तो बढ़ जाएगा ना मेरा पैसा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा था, मेरी एसेट थी। कोई पैसा मेरे अकाउंट में जमा कराएगा, तो 1 लाख से 1,20,000 जमा कराया तो 1,20,000 हो जाएगा। तो कोई भी कस्टमर अगर मेरे अकाउंट में पैसा जमा कराता है, तो उस केस के अंदर मेरा पैसा बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है? नेगेटिव बैलेंस है, लाइबिलिटी है, मुझे कस्टमर को मुझे पे करना है बैंक को। अब कोई कस्टमर मेरे अकाउंट में 20,000 जमा करा रहा है, तो 1,20,000 नहीं होगा ये, अब ये 80 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को बैंक को पे करने हैं 1 लाख रुपए, तो 20,000 तो कस्टमर ने जमा करा दिया, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो सोचने का नजरिया अब चेंज हो जाएगा फेवरेबल से। अब आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर मैं अपने बैंक से किसी को पे कर रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। सर मेरे को पहले ही पैसा देना है और मैं और पेमेंट के लिए पैसा इशू कर रहा हूँ, और सर ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक सर हमें फैसिलिटी देता है, ये ऐसा हो सकता है। इसलिए बैंक कहता है आपके अकाउंट में अगर 0 रुपए पड़े ना, तो आप 2 लाख की ट्रांजेक्शन और कर सकते हैं, हम आपको 2 लाख का लोन देते हैं। एक तरीके का क्रेडिट कार्ड सिस्टम, कि भाई आपके अकाउंट में नहीं है ना पैसा, कोई बात नहीं, 2 लाख तक के ट्रांजेक्शन कर लो आप। हर एक बैंक अलग अलग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। तो मैंने 1 लाख की तो कर दी कि बैंक से लोन लेकर 1 लाख चुका दिया, अब मुझे 20,000 किसी को और पे करना है, तो जब 20,000 किसी को पे करूंगा, तो बैंक दे देगा उसको पैसा, पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रही है? अब आपको लायबिलिटी के हिसाब से सोचना है, और अगर आपने ये सोच लिया ना दोस्तों, मैं लिख कर कह सकता हूं, कभी जिंदगी में भी यार इसका क्वेश्चन गलत किया स्टूडेंट यही मार खा जाता है, क्योंकि वो फेवरेबल की तरह समझता है इसको। सोच में चेंज करना होगा आपको। फेवरेबल में एसेट्स मानते हैं कि हमारा पैसा पड़ा है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पे लायबिलिटी मानते हैं और लायबिलिटी के हिसाब से सुना होता है। आइए मैं आपको सारी ट्रांजेक्शन दोबारा कराता हूं, ये सारी की सारी, और ये सोच को चेंज करते हैं ओवरड्राफ्ट के उसमें। सर क्वेश्चन आप कर लोगे, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है इन ट्रांजेक्शन को ऐड और लेस क्यों कर रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया ना, इसलिए तो मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ये समझ में आ गया तो बस हो गया, ठीक है। हालांकि आपने पहले ही पढ़ा है, पर कुछ स्टूडेंट ने मेरे से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं आपको ये करा रहा हूं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ध्यान सुनिएगा। मैंने किसी को चेक इशू करा, दोस्त, वो पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ, बात अलग है, पहले मैं चेक इशू कर देता हूँ। मैंने 20,000 का चेक इशू करा किसी को, अब मुझे बताओ यहाँ माइनस करूं प्लस करूं? सोचो, 20,000 का चेक मैंने किसी को इशू करा है, तो वैसे इशू करा तो बैंक से पैसा कटेगा तो माइनस करेंगे नहीं, लायबिलिटी है हमारी पहले से बैंक में। मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है जो मुझे बैंक वालों को पे करना है, और मैं कह रहा हूँ बैंक वाला 20,000 और कर दो मेरे बिहाफ पर पे किसी को, मैं चेक इशू कर रहा हूँ, मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी ना दोस्त। तो ठीक है, तो मैंने अपनी लायबिलिटी 20,000 से बढ़ा दी, सॉरी हाँ 20,000 से मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि मैंने किसी को चेक दिया था और वो जाके बैंक से पैसा निकाल लेगा, और मुझे लगा कि वो निकाल ही लेगा, तो मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। अब मुझे बैंक को 1 लाख तो देने से पहले
और 20,000 का ये चेक के और देने होंगे, तो अब लायबिलिटी और बढ़ गई। अगर आपने सोचने का नजरिया मेरी तरीके से सोचा, सोचने का नजरिया चेंज कर दिया, लायबिलिटी के हिसाब से अनुसार सोचा, आपका गलत हो ही नहीं सकता ओवरड्राफ्ट। 11th-12th बीकॉम में आप गलत कर जाते थे कभी कभी पीआरएस, क्यों करते थे ओवरड्राफ्ट पे? डर लगता था स्टूडेंट को, रीजन ये था वो सोचने का नजरिया चेंज नहीं करते थे। अब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी दोस्त, क्योंकि मैं पेमेंट और कर रहा हूं और बैंक में पहले से नेगेटिव बैलेंस है, तो और नेगेटिव बैलेंस बढ़ेगा। तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? मेरे हिसाब से 1,20,000। पर वो बैंक से पेमेंट निकालने नहीं गया, चेक इशू करा था पर वो बैंक में गया ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, पैसा उसने निकाला ही नहीं बैंक में। अब जब बैंक ने पैसा निकाला ही नहीं बैंक से, तो बैंक वाला लायबिलिटी क्यों बढ़ाएगा भाई मेरी? तो बैंक कह रहा है भैया वो नहीं आया पैसा लेने, वो तो ऐसे ही आपकी लायबिलिटी एक ही है। अब मैंने तो 1,20,000 कर दी अपनी लायबिलिटी, क्योंकि मैंने किसी को पे कर दिया था, चाहे किसी कर दिया था, वो बैंक से पैसा निकाला ही नहीं गया, मुझे लगा निकाल लेगा, तो मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, बैंक ने नहीं बढ़ाई। क्यों? बैंक बिल्कुल ठीक है, बैंक को पैसा निकाला ही नहीं। तो मुझे क्या करना है यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए? तो 20,000 को मुझे यहाँ पर माइनस करना होगा ना, 1,20,000 को 1,00,000 पहुंचने के लिए 20,000 माइनस करना होगा, और यहाँ पर 20,000 जोड़ना होगा अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है। सिंपल है। कैश बुक से पासबुक में जाने के लिए आपको माइनस करना होगा, पासबुक से कैश बुक में आने के लिए आपको ऐड करना होगा। बहुत ही सिंपल रीजन है, आप समझिए। इधर देखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट करा, चेक डिपॉजिट करा दोस्त। अब मेरा चेक डिपॉजिट हुआ, मैंने बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट करा 50,000 रुपए का। ऐसी मैंने 50,000 का चेक डिपॉजिट करा, मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी। लायबिलिटी है मेरी बैंक में, मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो बैंक वाला मेरी लायबिलिटी कम कर देगा कि हाँ ठीक है, तुम्हें 1,00,000 रुपए देना था, 50,000 तुमने डिपॉजिट करा, 50 ही रहेगी लायबिलिटी। तो मैंने अपनी लायबिलिटी कम कर दी, क्योंकि मैंने बैंक में 50,000 डिपॉजिट करा दिया। और जो मैंने डिपॉजिट करा था चेक, वो क्लियर ही नहीं हुआ, ड्यू टू एरर, ड्यू टू कुछ रीजन की वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया। अब अगर क्लियर नहीं हुआ तो बैंक वाले ने लायबिलिटी कम ही नहीं करी होगी, बैंक के हिसाब से लायबिलिटी 1,00,000 है, मुझे लगा क्लियर हो जाएगा तो मैंने लायबिलिटी कम कर दी। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको ऐड करना होगा 50,000 इसमें, और यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको इसमें 50,000 माइनस करने होंगे। राइट, समझ में आ गया भाई? सेम डिसऑर्डर केस में तो कैश बुक से पासबुक की तरफ पर आपको ऐड और यहाँ माइनस करना होगा, सेम डिसऑर्डर में भी होगा ऐड, यहाँ माइनस करना होगा, कि क्लियर ना होने का रीजन एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। कितना सिंपल है। ओवरड्राफ्ट हाकिम में बहुत सिंपल है, सेम इसी की तरह बहुत सिंपल है, बस रीजन क्या है, आपको लायबिलिटी के हिसाब से सोचना होगा कि मेरे को बैंक को पे करना है मेरी लायबिलिटी। अब बैंक मुझे ब्याज देगा, बैंक मुझे क्या देगा? ब्याज देगा। बैंक ने मुझे 10,000 का ब्याज दिया, हालांकि ब्याज देता नहीं है, ओवरड्राफ्ट में ब्याज तो ना मिलेगा। ब्याज कब मिलता है? ब्याज मिलता है जब आपके बैंक में पैसा पड़ा हो, इंटरेस्ट हो तभी देखना बैंक, यहाँ तो बैंक पैसा ब्याज लेगा बल्कि। तो इस केस के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउ की जगह पर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउ लिख रहा हूँ, बट यहाँ पर इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट अलाउ नहीं, इंटरेस्ट चार्ज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चार्ज इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट, समझ में आ गया ना? इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, अलाउ नहीं करता ओवरड्राफ्ट के केस में। बस यही एंट्री में एक वर्ड, ये एंट्री और ओवरड्राफ्ट की एंट्री में डिफर है। इस एंट्री में होता है, ओवर सिंपल में होता है कि मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक मुझे ब्याज दे रहा है। अब यहाँ पर पैसा तो ना पड़ा है, मेरे को बैंक को उल्टा चुकाना है, तो ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। जब ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, ध्यान सुनिएगा, मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक में मेरा पैसा है ही नहीं। बैंक वाला कहेगा भैया देखो 1,00,000 तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना और 10,000 इस पे ब्याज देना आपको। मेरे को लगा भाई, मुझे पता नहीं चला बैंक ने मेरे से कब मुझे मेरा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब बैंक मुझसे क्या कह रहा है, 1,00,000 तो आपको दे रहा ही था, 1,00,000 पे 10,000 का इंटरेस्ट भी दोगे आप, 10,000 रुपए, और मुझे बैंक ने मेरे लायबिलिटी को 1,10,000 कर दिया, इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, और मुझे इस बारे में नहीं पता चला, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंक ने रिकॉर्ड करी। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आप क्या बताओ, यहाँ क्या करना चाहिए? मुझे ऐड करना चाहिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट चार्ज अलाउ नहीं, दोस्त चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज के अंदर आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा और यहाँ पर माइनस करना होगा। कैश बुक से पासबुक में जाने यहाँ ऐड और यहाँ माइनस। बैंक चार्जेस सेम एंट्री होगी कि बैंक ने मेरे से पैसा काट लिया, 10,000 में मेरे चार्ज काट लिए, एटीएम कुछ भी अननेसेसरी जो भी चार्जेस होने चाहिए बैंक ने काटे, बैंक ने चार्जेस काटे, मुझे पता नहीं चला, मेरे अकाउंट में मेरे हिसाब से लायबिलिटी है, मुझे 1,00,000 रुपए देना, बैंक कह रहा नहीं 1 नहीं 1,10 देना है, क्योंकि 10,000 चार्ज भी काट लिया। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ पर ऐड और यहाँ सेम एंट्री होगी, क्योंकि जब बैंक ने चार्जेस काट लिए, और इंटरेस्ट भी एक चार्जेस की तौर पर ही होता है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, सुनना ये अच्छा है। बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 30,000 रुपए, सॉरी किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ध्यान सुनिएगा आप, जब कस्टमर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो बैंक मेरी लायबिलिटी कम करेगा ना, मेरी 1,00,000 की लायबिलिटी है, कस्टमर ने डिपॉजिट करा 30,000 पे, तो बैंक मेरी लायबिलिटी कम कर देगा। तो बैंक ने जैसी मेरी लायबिलिटी कम करी तो क्या हो जाएगा सर?
मेरे बैंक के हिसाब से मेरी लायबिलिटी 70 होगी और मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला कि कस्टमर ने डिपॉजिट करा, तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख रही मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से कस्टमर ने मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में अगर पैसा आएगा तो लायबिलिटी कम होगी, बैंक से अगर पैसा जाएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, ये समझो बस। बैंक में पैसा आया, लायबिलिटी कम हुई, मैंने नहीं करी, तो यहां से यहाँ करूंगा तो मैं भी लायबिलिटी कम कर दूंगा, और यहां से यहाँ आना होगा तो यहाँ बढ़ा देंगे, तो माइनस और प्लस, कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब किसी बैंक कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट करा था, उस कंपनी ने मुझे 20,000 रुपए का ब्याज और इंटरेस्ट मिलाकर दे दिया, फिर से बैंक में पैसा आया, फिर मेरी लायबिलिटी कम करी होगी बैंक ने, है ना, राइट। और मैंने अपनी लायबिलिटी कम नहीं करी। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, माइनस 20,000 रुपए इसमें, और यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ऐड 20,000 इसमें। सेम ट्रीटमेंट है, माइनस और ऐड, क्योंकि जब भी बैंक में पैसा आएगा लायबिलिटी कम होगी, तो मैं भी अपनी लायबिलिटी कम करूंगा, और अगर बैंक से पैसा जाएगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो मैं भी अपनी लायबिलिटी बढ़ा दूंगा। तो इन केसों में मेरा बैंक से पैसा गया है, और उस वाले में, इस वाले में और इस वाले में पैसा आया है, इसलिए मैं लायबिलिटी कम कर रहा हूँ, राइट। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर मेरे बिहाफ पर बैंक ने पे करा, वही LIC प्रीमियम वगैरह हो गया, और सारा मेरे बिहाफ पर कस्टमर ने पे करा। तो कितना पे करा, 5,000 रुपए बैंक ने मेरे बिहाफ पर पे करा, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप समझ में आ रहा है आपको, कस्टमर ने मेरे बिहाफ पर, बैंक ने मेरे बिहाफ पर मेरे स्टैंडिंग चार्जेस की वजह से बैंक ने पे कर दिया, मेरे लिए पे कर दिया, तो आप बैंक कहेगा भाई अब तुम्हें 1,05,000 देना है, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तुम्हारा, मैंने लायबिलिटी 1 लाख रखी। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ऐड, मुझे भी अपनी लायबिलिटी बढ़ानी होगी, और यहाँ से यहाँ करने के लिए यहाँ पर माइनस करना होगा 5,000, कैश बुक में ऐड और वहां माइनस। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन अ कैश बुक। अब कैश बुक में क्या हुआ, मान लेट्स सपोज कि मैंने किसी को पेमेंट कर दी थी बैंक से, और 10,000 की पेमेंट करी, गलती से मैंने 20,000 पे लायबिलिटी बढ़ा दी लायबिलिटी, क्योंकि जब पेमेंट करूंगा तो मेरे बैंक में पैसे से पहले से ही लायबिलिटी है, मैं और पे करूंगा तो और लायबिलिटी बढ़ेगी। 10,000 की पेमेंट करी, गलती से आपने ट्वाइस अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, तो आपके हिसाब से आपकी लायबिलिटी 1,20,000 होगी, पर बैंक तो 10,000 लायबिलिटी बढ़ाएगा दोस्त, क्यों, क्योंकि आपने पे ही 10,000 करा, बैंक से निकले ही 10,000, गलती आपकी थी, आपने इसको 10 की 20 कर दिया, बैंक के हिसाब से 1,10 है, और आपने उसको गलती से ट्वाइस कर दिया, तो क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए, जो आपने 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ाया उसको माइनस कर दो, 10,000 यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और यहाँ से आने के लिए 10,000 ऐड कर दो। तो सर इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस, दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था दोनों क्यों होंगे, दोनों रीजन ये हो गया कि आपने अभी यहाँ पर पेमेंट करी, हो सकता है आपको रिसीव हो जाए, देखो अभी माइनस हो रहा है ना यहाँ पर, अब देखो मैं रिसीव करूंगा, अब मैंने मान लो 10,000 रुपए रिसीव करे, गलती से मैंने यहाँ पर 20,000 दिखा दी, और बैंक में 10,000 दिखाई, क्योंकि रिसीव 10,000 है, एक्चुअल में 10,000 रिसीव हुए थे, तो बैंक ने मेरी लायबिलिटी 90 कर दी, पर मैंने 10 की जगह 20 दिखा दिया, ट्वाइस कर दिया, मैंने लायबिलिटी 80 कर दी। देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 10,000, अब पहले माइनस आ रहा था, अब यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस का। तो डिपेंड करता है कि आपका एरर हुआ क्या है, डिपेंड करता है आपका एरर है, सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा, रॉन्ग अमाउंट का, एरर इन रॉन्ग अमाउंटिंग, मतलब क्या हुआ समझिए, मेरे बैंक में 5,000 रुपए आए, ठीक है सर, मैंने 5,000 से यहाँ से कम कर दी अपनी लायबिलिटी, मेरे बैंक में आया था ना, क्योंकि तो बैंक ने लायबिलिटी कम कर दी, 95 कर दी। अब इस 5,000 की जगह मैंने अपनी लायबिलिटी 50 से कम कर दी, मैंने कर दिया रॉन्ग अमाउंट। आए थे मेरे बैंक में 5,000 रुपए, बैंक तो सही करेगा, 5,000 आएंगे तो 5,000 से लायबिलिटी कम करेगा, अब लायबिलिटी 95 रह गई, मैंने 50,000 कम कर दी, मेरे हिसाब से लायबिलिटी होगी 50,000, मैंने 5 का 50 बना दिया। अब गलती है, क्योंकि गलती है तो डिफरेंस आएगा, आएगा तो उसको ठीक करो, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए फिर से क्या करो, जोड़ दो, कितना 45, और यहाँ से यहाँ करने के लिए 45 माइनस कर दो। तो एरर में प्लस माइनस भी हो सकता है, एरर में जैसे अभी रिसीव्ड हुआ था ना, अब पे करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, क्योंकि पे करने से लायबिलिटी बढ़ेगी। लेट सपोज कि मैंने 5,000 का पेमेंट करा, लेट सपोज कि मैंने 5,000 का पेमेंट करा, इधर देखिए 1,00,000 था, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पहले मेरे को रिसीव्ड हुआ था ना पेमेंट, लायबिलिटी कम करी, अब मैंने पे करा किसी, अब मैंने कितना पे करा, 5,000 रुपए पे करा, जैसे मैंने 5,000 पे करा तो बैंक ने मेरी लायबिलिटी 5,000 से बढ़ा दी, 1,05,000 कर दी, मैं पे करूंगा, और मैंने 5 की जगह 50,000 दिखा दिया अपने कि मैंने 50,000 का पे करा, गलती हो गई मेरे से, रॉन्ग अमाउंट, मैंने अपनी लायबिलिटी 1,50,000 से बढ़ा दी। एक्चुअली में मैंने पेमेंट 5,000 का करा था, पर बैंक ने मेरी 5,000 लायबिलिटी बढ़ाई, बिल्कुल ठीक करा बैंक ने, पर मैंने गलती से उसको 5 के 50 बना दिया, गलती मेरी हुई, तो अब क्या करूंगा,
इसको ठीक करने के लिए यहाँ से क्या करूंगा 45,000 माइनस, और यहाँ से आने के लिए 45,000 ऐड। देख लो आप डिफरेंस समझ में आ रहा है। इधर आप पेमेंट रिसीव कर रहे थे तो इधर ऐड करना पड़ा, इधर आप पेमेंट कर रहे हो तो इधर माइनस करना पड़ा। तो ये फर्क होता है, डिपेंडिंग करता है कि एरर कौन सा है, इसलिए मैंने दोनों चीजें यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, एरर पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरर है। आया समझ में। अब एक एंट्री और समझाता हूँ, लास्ट को बिल डिस्काउंट वाली, उसमें आपको और अच्छा लगेगा। क्या हुआ था ध्यान सुनना। बिल डिस्काउंट, एक बिल बीआर था जो कि 10,000 रुपए का था। मैं बैंक में गया और बैंक में जाकर मैंने उसको डिस्काउंट करा लिया। अब हुआ क्या, अभी थोड़ी टाइम के लिए डिस्काउंट में चार्जेस नहीं कटे और 10,000 बैंक ने मुझे दे दी, 10,000 दे दिया मुझे बैंक ने। पूरा समझना, पूरा समझना ध्यान से। बैंक ने मुझे 10,000 रुपए दिए तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई होगी, क्योंकि पहले से लायबिलिटी थी मेरी। बैंक ने मेरा बिल डिस्काउंट कराया ना बीआर, बैंक ने मुझे 10,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे होंगे, तो बैंक ने कहा होगा भाई 1 लाख तुम्हें दे रहे थे, 10,000 तुम्हारा आ गए, अब 90 और देने। मैंने कहा ओके रिपोर्ट है, मैंने भी अपनी लायबिलिटी कम कर दी, ये मुझे पता था, तो मैंने भी 90 कर दी। बराबर है अभी तक का हिसाब? हाँ सर बराबर। अब क्या हुआ, इसकी ड्यू डेट आने वाली थी बीआर की, और ये हो गया डिसऑनर्ड। आज से 2 महीने बाद डिसऑनर्ड हो गया। अब जब डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने मेरे अकाउंट से डायरेक्टली 10,000 डेबिट कर दिए फिर से, क्योंकि बैंक मुझे जानता है सर, ट्रॉय को नहीं जानता। कहानी यहां से आई कि जो बिल आपने डिस्काउंट कराया था वो बिल बैंक के पास तो जिस दिन डिस्काउंट करा उस दिन पैसे आ गए, तो अपनी लायबिलिटी कम हो गई। बट जो डिस्काउंट कराया था आपने वो बीआर डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक क्या करेगा, अब वापसी मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। कहेगा भैया जो तुमने बिल तुम्हारा पैसा आया था, वो जो बीआर था वो डिसऑनर्ड हो गया और वो पैसा हमारे पास नहीं आया, तो तुम दोगे पैसा। अब तुम्हारी लायबिलिटी हम फिर से बढ़ा रहे 1 लाख रुपए। समझ में आ रही है? 1 लाख बढ़ा रहे। और ये बातें मुझे नहीं पता थी कि बैंक ने मेरे अकाउंट से फिर से पैसा निकाल लिया। कैसे निकाल लेगा बैंक? बैंक मेरी लायबिलिटी बढ़ाएगा, निकाल तो पाएगा नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में वैसे पैसे नहीं है, उल्टा नेगेटिव चल रहा है। मुझे 90 देने थे, बैंक आएगा 90 नहीं 1 लाख दोगे तुम, 10,000 वो भी दोगे जो बिल डिस्काउंट हुआ, तुम लड़ो जाकर केस ड्रॉई के पास से। मेरे हिसाब से 90 रह गया, तो ये है, यहाँ आया डिफरेंस, यहाँ नहीं था डिफरेंस डिस्काउंट कराते टाइम। डिस्काउंटिंग बिल जो डिसऑनर्ड हुआ उसमें बैंक ने वापसी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया और मेरी लायबिलिटी 1 लाख कर दी, मुझे पता नहीं चला, मेरी 90 हो गई। यहाँ से आप पहुंचने के लिए मैं भी अपनी लायबिलिटी बढ़ा दूंगा, और अगर यहाँ से यहाँ होगा तो बैंक से कहूंगा कम करने भाई। इस तरीके से डिसऑर्डर ऑफ बिल होता है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरता यही है कि जैसे बीआर आ जाता है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर बीआर से पहले कराया था मैंने, कि आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का समझ में आए। समझ में आ रहा है? अगर मैं बीआरएस पहले बता देता, ये आंटी समझ नहीं आती किसी को, वाक्य में नहीं आती, वो भूल ही जाता है, क्योंकि इंसान है भाई, भूल जाता है वो। इसलिए मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट चैप्टर आपको पहले कराया बीआरएस से पहले, कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाए, इसमें डिस्काउंटिंग पता चल जाए क्या होता है, तब आपको बीआरएस में ये जब आएगा तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आपका दोनों चीजें हो गई, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस और पासबुक ओवरड्राफ्ट का फेवरेबल। नजरिया होता है चेंज करने का। यहाँ पर आप पैसा है हमारे अकाउंट में तो उसके हिसाब से आप सोचते हो, यहाँ कहते हो पैसा नहीं है मुझे ऑलरेडी पे करना है, तो यहाँ लायबिलिटी समझ के आप ट्रांजेक्शन करते हो। करने का तरीका वही है, ऐसे मत करना बिल्कुल भी, इससे में गलत हो जाता है। ये ओल्ड तरीका है, हमारा तरीका अपनाइए दोस्त, और ऐसे करिए सर जैसे मैंने कराया है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है इसमें, इसमें आपको दिख जाता है आंखों में कि आपके कहाँ हाँ डिफरेंस आ रहा है, कहाँ से क्या बढ़ाना है और कहाँ माइनस करना है, दिखता है साफ। ऐसे में नहीं दिखता आपको, ठीक है? इसको छोड़ दीजिए करना आप, और इस तरीके से अपनाइए। कितनी ट्रांजेक्शन आएगी पेपर के अंदर? 7 आएगी ना, तो 7 ही बार तो बनाने होंगे ना, ये अलग रफ में बना देना भाई, क्या कितना टाइम लग रहा है इसको, 7 के 7 ठीक होंगे अगर आपने ऐसे करा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और ये सारी चीजें हमने करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोनों के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके लास्ट क्लास में मैं आपको अमेंडेड कैश बुक करा दूंगा। बात समझ में आ गई? या तो मैं आज की क्लास में ये करता कि आपको ये बताता और एक क्वेश्चन कराता। अब क्या हो जाएगा, अगली क्लास में मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा आपको। कौन कौन से? एक इस फेवरेबल का और एक ओवरड्राफ्ट का। ये दोनों क्वेश्चन कराया, हमारा ये सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, प्लस क्वेश्चन भी हो गए एक एक, और फिर लास्ट में अमेंडेड कैश बुक कराऊंगा। वो तो मैं आपको रेगुलर क्लास वाला ही दूंगा, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक में आपको डिटेल में आना चाहिए, तो एक रेगुलर क्लास की एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए लास्ट। वहां पे मैंने 5 क्लास में कराया था, 5 क्लास में एक्सक्यू हुआ, यहाँ 4 में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ रिवीजन के पर्पज से नहीं कराया, यही आपकी क्लास रिवीजन रही। अगली क्लास में क्वेश्चन होंगे, वहां पर क्वेश्चन ज्यादा हुए थे, बस इतना फर्क है, एक क्लास में और क्वेश्चन हो गए थे। बीआरएस आपको पूरा पूरा ऐसे ही मिल गया, बट वहां पर इनको मैंने डिटेल में कराया था, मतलब डिटेल इन द सेंस कराया वो था, हर एक चीज को लिखवाया था मीनिंग के साथ, होता क्या होता क्या होता है, फिर उसको ये ट्रीटमेंट बताया था, यही हर एक चीज अलग अलग करके बताई थी, इसलिए वहां पर क्लास ज्यादा लग गई। ठीक है सर, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, एक क्वेश्चंस करेंगे, दोनों के एक एक क्वेश्चन करेंगे,
और अपना ये चैप्टर खत्म करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट और है अमेंडेड कैश बुक, वो क्लास वो डालकर फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ये चैप्टर बहुत कम आता है पेपर के अंदर, फिर भी आप करके जाइएगा, रिवीजन भी कर लेगा अगर ये स्टूडेंट इससे भी कर लेगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर कई बार आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया आपको? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस के साथ। 2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन उसका। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।